ईने लग गए थे और पूरा लिंगजुन शहर पहले से ही लालटेन और झंडियों से सजा हुआ था। उनके 200वें जन्मदिन में 3 महीने से भी कम समय बचा था और पूरा शहर जिंदा हो गया था। डाकियान साम्राज्य प्रांतों, जागीरों, काउंटी और टाउनशिप में बंटा हुआ था। लिंगजुन शहर एक काउंटी सीट थी और लिंगजुन काउंटी खुद भी काफी बड़ी थी, जो सैकड़ों मील तक फैली हुई थी और अनगिनत आबादी वाले कई गांवों और कस्बों पर राज करती थी। हान परिवार के सम्मानित पूर्वज तिहाई दायरे के एक साधक लिंगजुन काउंटी में नंबर 1 हस्ती थे। उनके आने वाले 200वें जन्मदिन की दावत ने पूरे काउंटी में उत्साह भर दिया था। लिंगजुन काउंटी के अंदर और फेंगयांग मैनर के इलाकों से कई ताकते और परिवार लिंगजुन शहर में घुसने की कोशिश में लगभग एक दूसरे से टकरा गए, जिससे शहर पूरी तरह भर गया। आम दिनों में भी लिंगजुन शहर की आबादी बहुत ज्यादा थी, जिसमें 3 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 4 मिलियन से ज्यादा हो गई थी। अलग-अलग मेहमानों के अलावा बाकी लोग वहां उत्साह देखने के लिए थे, क्योंकि लिंगजुन काउंटी से पिहाई रियल्म के किसी कल्टीवेटर को निकले हुए 1000 साल से ज्यादा हो गए थे। लिंगजुन शहर की बड़ी आबादी के बावजूद खेती की काबिलियत वाले पैदा होने वालों की संख्या बहुत कम थी। एक साल में 1000 से भी कम लोग निकलते थे, जिनमें से ज्यादातर में ठीक-ठाक काबिलियत होती थी। 9वीं क्लास का टैलेंट बहुत कम था, 8वीं क्लास का टैलेंट और भी कम था और 7वीं क्लास या उससे ज्यादा का टैलेंट तो 10 साल में भी नहीं आ पाता था। हान हवेली के बड़े हॉल में हान ली अपने कई बच्चों से रिपोर्ट ले रहा था और सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने जो पहला और दूसरा काम दिया था वह पूरा हो चुका था, जबकि तीसरा और चौथा काम अभी भी चल रहा था और सभी काम बहुत अच्छे से हो रहे थे। असल में भारी इनामों ने हान परिवार की युवा पीढ़ी को और तेजी से बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया। उसे गए हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे और हान परिवार की 1 दर्जन से ज्यादा औरतें पहले से ही प्रेग्नेंट थीं। समय के साथ जब वे बच्चे पैदा करती तो उसके बच्चे काफी बढ़ जाते। जिन 5 नई रखैलों को वह लेने वाला था, उनका चुनाव भी फाइनल हो गया था। वे सभी टॉप नॉच सुंदरियां थीं, सबसे कम टैलेंटेड में भी ठीक-ठाक टैलेंट था, लेकिन उनमें से अचानक एक 9वीं क्लास टैलेंट वाली थी, जिससे हान ली को खुशी हुई। लिंगजुन काउंटी के पिहाई रेल में अकेले किसान होने के नाते उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। रखैल रखने के उनके शौक के साथ कई परिवार खुशी-खुशी अपनी खूबसूरत बेटियों को हान परिवार को दे देते थे और उन्हें अपनी पसंद चुनने का मौका देते थे। भले ही उन्हें हान परिवार के सम्मानित पूर्वज ने रखैल के तौर पर नहीं चुना हो, फिर भी हान परिवार की दूसरी ब्रांच में शादी करना एक अच्छा मौका था। ऐसी शादियों में ऐशो-आराम और शान की जिंदगी का वादा किया जाता था और महिला के परिवार को असरदार हान परिवार से कनेक्शन का फायदा मिलता था। हान ली ने अपने बच्चों को इनाम के तौर पर कुछ चीजें बांटी, जिससे वे बहुत खुश हुए। जल्द ही हान हवेली में फिर से हलचल मच गई, क्योंकि हान ली ने अगले कुछ दिनों में 5 रखैलों से शादी करने का प्लान बनाया, ताकि बड़े सेलिब्रेशन के बाद और रखैलें रखने की संभावना से बचा जा सके। बेहतर होगा कि उनकी शादी जल्दी कर दी जाए और परिवार भी जल्दी बढ़ाना शुरू कर दिया जाए। हालांकि एक साथ 5 रखैलें रखने से हान हवेली में हर कोई बहुत बिजी हो गया, लेकिन वे इन मामलों में अनुभवी थे। हान परिवार के मुखिया ने पहले ही 7 रखैलें रख ली थीं और उनके वंशजों ने तैयारी काफी अच्छे से और सही तरीके से की। हर बार जब वह कोई रखैल रखता था, तो हान ली की रस्म एक किसान की शादी जितनी ही शानदार होती थी, जो उसकी रखैलों को दी जाने वाली अहमियत को दिखाता था, और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। हान ली ने कई रखैलें रखी थीं, लेकिन हर कोई उससे बहुत प्यार करता था और कोई भी उसके बारे में बुरा नहीं बोलती थी। औरतों के पीछे भागने वाले के तौर पर अपनी रेप्यूटेशन के बावजूद उसकी सोशल हैसियत अच्छी बनी रही। हान परिवार के पूर्वज फिर से रखैलें रख रहे हैं और इस बार एक साथ 5। हान परिवार के पूर्वज पिहाई दायरे के एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने एक साथ 50 भी ले लिए, तो भी कोई अजीब बात नहीं होगी। 5 की तो बात ही छोड़िए। 5 महिला साधक, क्या हान परिवार के पूर्वज की सहनशक्ति कायम रह सकती है? जैसे ही हान परिवार की 5 बारातें लौटी, हर बारात एक खूबसूरत दुल्हन के साथ थी। लिंगजुन शहर एक बार फिर बातचीत से गुलजार हो गया। रात होने पर हान ली पहले दुल्हन के कमरे में गया, लाल घूंघट उठाया और शर्मीली और खूबसूरत दुल्हन को देखा। अपनी उंगली के हल्के से झटके से लैंप बुझ गया। हान ली ने यहाँ एक शानदार रात बिताई। अगले 2 महीनों में हान ली को बिना थके अपने खेतों में काम करते हुए हर दिन एक रखैल की देखभाल करते हुए देखा जा सकता है, जब तक कि आखिरकार सभी 5 खूबसूरत औरतें गर्भवती नहीं हो गईं। एक अमर व्यक्ति के जीवन के इन सुख दिनों से वह लगभग थक गया था। चलो चलो, अगर मैं पिहाई रेल तक नहीं पहुंचता और ड्रैगन चैन गोल्डन बेल शील्ड के साथ टाइगर रोयर आयरन क्लॉथ शर्ट ने मेरी फिजिकल ताकत को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया होता, तो कोई अमर भी इसका सामना नहीं कर पाता। हान ली ने आह भरी। यह पहली बार था जब वह ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसने अपनी टेक्निक को बेहतर कर लिया था। अगली बार वह निश्चित रूप से ज्यादा आराम से रहेगा। अगले कुछ दिनों तक हान ली हान हवेली में ही रहा और जिंदगी के बारे में सोचता रहा। अब उनके 101 वंशज थे और हाल ही में 2 और छोटे बच्चे पैदा हुए थे, फिर भी उनके केवल 20 बच्चों में ही खेती करने की प्रतिभा थी। अब जब उसकी 5 रखैलें प्रेग्नेंट थीं और दूसरे वंशज भी बहुत अच्छा कर रहे थे, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा प्रेग्नेंट थीं, तो हान परिवार का वंश ज्यादा से ज्यादा एक साल में कम से कम 30 और बढ़ जाएगा। हान ली को अपने भविष्य के विकास की चिंता नहीं थी। अगले साल पिहाई रेल में उसकी साधना का स्तर 9वीं कक्षा के शिखर पर पहुंच जाएगा और उसका अगला कदम गंगेवान रेल में सफलता के लिए प्रयास करना होगा। सिर्फ 8वीं क्लास के कल्टीवेशन टैलेंट के साथ आमतौर पर उसके गांगेवान दायरे में पहुंचने के चांस 10,000 में से एक थे। उसने सोचा कि क्या सिस्टम का इनाम उसे अपने टैलेंट की बेड़ियों को तोड़ने और गांगेवान दायरे में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, तो उसे ब्रेक थ्रू की कोशिश करने से पहले 7वीं क्लास तक अपने टैलेंट के बेहतर होने तक सब्र से इंतजार करना पड़ता। बेशक हान ली को यह भी उम्मीद थी कि सिस्टम कुछ ऐसे खजाने देगा जो खेती के टैलेंट को बढ़ा सके, ताकि न सिर्फ वह अपना टैलेंट सुधार सके, बल्कि उसकी रखैलें और काबिल वंशज भी उसके नक्शे कदम पर चलकर और भी आगे बढ़ सकें। जिंदगी के पलों को बनाए रखना सबसे मुश्किल है। खूबसूरती का आईने को अलविदा कहना, फूलों का पेड़ों को अलविदा कहना। अगर हो सका, तो हान ली को उम्मीद थी कि उसकी रखैलें हमेशा उसके साथ रह सकती हैं। लियू युएक्सिन, जिसे उसने पहली बार लिया था, पहले से ही लगभग 70 साल की थी और बाकी 5 रखैलें भी जवान नहीं थीं। हान ली की मदद से वे सभी जवानी का लुक बनाए रखते थे और उनकी उम्र 120 या 30 साल तक बढ़ जाती थी। आने वाले सालों में अगर मैं हमेशा रहने वाले आसमान से ऊपर खड़ा होऊंगा, तो मैं उन सालों को आप सबके साथ शेयर करूंगा। हान ली की इच्छा थी कि वह अपनी रखैलों से शिरकियन की यह मशहूर लाइन कह सके। हाय, सिर्फ 60 साल बाकी होने पर अगर उसे ऐसा कोई खजाना नहीं मिला जिससे उसकी प्रतिभा बढ़े, तो उसके पास अपनी रखैलों को जबरदस्ती इन्हें दायरे में घुसने में मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। आमतौर पर रेल्स को तोड़ने के लिए 2 तरह की गोलियां होती हैं, एक जो आगे के ऊंचे रेल्स में प्रमोशन पर असर डाले बिना सक्सेस रेट बढ़ाती है और दूसरी जो सीधे ब्रेक थ्रू देती है, लेकिन उसके गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे यूजर को लेने पर ऊंचे रेल्स में आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता। हान ली को एक गोली के बारे में पता था जो इन्नेट रेल में जाने में मदद कर सकती थी, जिसे इन्नेट पिल कहते हैं। तियानक्सुआन माउंटेन में यह थी, सस्ती नहीं थी, लेकिन जिन्हें पिहाई रेल में जाने का मौका मिलता, वे कभी भी इन्नेट पिल नहीं खाते। अगर मौका मिले, तो हान ली अपनी रखैलों की खेती की काबिलियत को बेहतर बनाना पसंद करेंगे, ताकि वे उनके साथ आगे बढ़ सके और इस तरह उनकी यात्रा में आगे भी उनका साथ दे सकें। वह बेरहम आदमी नहीं था, हालांकि कई बेटे होने से उसे आशीर्वाद मिलता था, लेकिन वह अपनी रखैलों के साथ सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन जैसा बर्ताव नहीं करता था। वह हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करता था और हर एक 3 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करती थी। इसीलिए उसकी रखैलें उससे पूरी तरह प्यार करती थीं और हर एक उससे बहुत प्यार करती थी। बेशक एक तरफ खर्च कम करने के साथ-साथ दौलत के नए सोर्स खोलना भी जरूरी था। सिर्फ ज्यादा रखैलें रखकर ही वह कई बेटों का आशीर्वाद पा सकता था। उसी समय हान ली का एक बच्चा तेजी से आया, जिससे उसके विचारों में रुकावट आई। अध्याय 9 अमृता का सार। 9 चैप्टर 9 अमृता का सार। अनुवादक 5496903339। इतनी जल्दी में इस अनुचित व्यवहार का क्या मतलब है? हान ली की भौहें थोड़ी सी कुट गईं जब वह बेपरवाही से बोल रहा था। हान ली की डांट से परेशान होकर अधेड़ उम्र का आदमी कांप उठा और कमजोरी से बोला, पिताजी, हवेली के बाहर एक आदमी आया है और कह रहा है कि उसे आपसे जरूरी काम है, मुझे ढूंढने के लिए। हान ली की भौहें और सिकुड़ गईं। कुछ महीने पहले तियानक्सुआन माउंटेन की ट्रिप के अलावा वह दशकों से लिंगजुन सिटी से बाहर नहीं निकला था। उसे ढूंढने कौन आएगा? हान ली ने ध्यान से विजिटर के हुलिये के बारे में पूछा और सोचने पर उसे एहसास हुआ कि वह उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। इधर-उधर घूमने के बाद उसने एक फैसला किया। उस व्यक्ति को बड़े हॉल में लाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। यह कहकर हान ली साइड हॉल में चला गया, ताकि विजिटर को चुपके से देख सके और उसके असली इरादे जान सके। हान ली ने आह भरी। उसे याद आया कि जब वह तियानक्सुआन पहाड़ पर खेती कर रहा था, तो उसका दिल भी बहादुरी और मेहनत से भरा था और वह खेती के रिसोर्स के लिए लड़ने की हिम्मत रखता था। गोल्डन फिंगर के साथ पहाड़ से उतरने के बाद हान ली की सोच बदल गई और वह कंजर्वेटिज्म वाला हो गया। उसने हर चीज में पक्का होने पर जोर दिया। एक सावधान ड्राइवर की जिंदगी लंबी होती है, जब भी हो सके रिस्क से बचना। उसकी जिंदगी जरूरी थी, वह जितना ज्यादा जिएगा उतना ही मजबूत बनेगा। उनका मानना था कि उन्होंने लंबी उम्र और जिंदा रहने का मतलब एक शब्द में समझ लिया है, डटे रहो। एक अजनबी जो बिना बताए जरूरी काम से आ गया और जिसे वह पहचान भी नहीं पाया, उसने हान ली को बहुत सावधान कर दिया। क्या यह व्यक्ति उसे मारने के लिए यहाँ आया था?
क्या उसे किसी को बचाने के लिए कहा जा रहा था, या उसे किसी बड़े इवेंट में बुलाया जा रहा था, शायद किसी महान शक्ति के खंडहरों को देखने के लिए। हान ली के दिमाग में सारी बातें कौन गईं। वह हाल ही में पिहाई दायरे में आगे बढ़ा था और उसने 5 नई रकेलें रखी थीं। अपना 200वां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था, जिससे फेंगयांग मैनर में काफी हलचल मच गई थी। उसे पिहाई रेलम तक पहुंचने में लगभग 50 साल लग गए थे और भविष्य अच्छा था। हान ली बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह किसी गटर में गिरकर गुमनाम मौत मरे। अगर वह मर गया तो उसकी 12 रकेलों का क्या होगा। हान ली को किसी और से प्लम्बिंग रिपेयर करवाने की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसे विचारों को दूर करने के लिए सिर हिलाते हुए उसने देखा कि उसके वंशज एक व्यक्ति को बड़े हॉल में ले जा रहे हैं। विजिटर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो 30 साल का था। देखने में रूखा सूखा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुत जरूरी काम है। वह हॉल में इधर-उधर टहल रहा था, कभी-कभी अपने हाथ आपस में रगड़ रहा था। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद हान ली ने राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि वह आदमी रिवर्ट रेल के सिर्फ 7वें लेवल पर था। पिहाई रेल में अपनी 8वें लेवल की कल्टीवेशन के साथ जब तक कि विजिटर गंगेवान रेल का एक्सपर्ट न हो, हान ली से उसकी कल्टीवेशन लेवल को छिपाना नामुमकिन था। अगर वह आदमी गंगेवान दायरे का होता तो वह इस दिखावे की परवाह किए बिना बस जबरदस्ती अंदर घुस जाता। इसके अलावा पूरे फेंगयांग मैनर में ऐसे लोग बहुत कम थे और किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। कुछ देर देखने के बाद हान ली ने आराम से मेन हॉल में एंट्री की और सबसे आगे अपनी सीट पर बैठ गया। उस खुरदुरे दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी को खुलेआम देखता रहा, जबकि अंदर से वह अलर्ट रहा और एक पल में अपनी दोहरी सुरक्षा वाली दिव्य शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए तैयार रहा। आप कौन हैं और कौन सी बात आपको मुझे ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि वह 200 साल का होने के कारण जवान दिखता था, लेकिन उसके लिए अधेड़ उम्र के आदमी के सामने खुद को बड़ा कहना काफी नॉर्मल था। हान परिवार के बुजुर्ग की जवानी को नजरअंदाज करते हुए परेशान अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से कहा, एल्डर हान, मेरा नाम झांग जुआन है। मैं ओल्ड मास्टर क्यूक्सुआन का मुख्य शिष्य हूं और मैं अपने गुरु के आदेश पर यहां आया हूं। आपसे जल्द से जल्द मेरे साथ आने के लिए कह रहा हूं। जैसे ही उसने यह कहा, झांग जुआन ने क्यूक्सुआन का दिया हुआ एक टोकन निकाल लिया। क्यूक्सुआन टोकन को देखते ही हान ली की भौहें थोड़ी सी कुट गईं। वह नाम से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन क्यूक्सुआन अचानक उसे इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रहा था। क्या इसमें कोई धोखा हो सकता है। जब वह तियानक्सुआन माउंटेन पर साधना कर रहे थे तो क्यूक्सुआन उनके साथी से डिसाइपल थे जो उनसे 7 या 8 साल छोटे थे। उन दोनों के बीच अच्छे रिश्ते थे। उन्हें एक साथ फॉरेन डिसाइपल के रैंक पर प्रमोट किया गया और वे साथ-साथ दुनिया में घूमने निकले। दुख की बात है कि जब हान ली पिहाई दायरे में नहीं पहुंच पाया और निराश होकर पहाड़ छोड़ दिया तो क्यूक्सुआन ने उसे अफसोस के साथ लिंगजुन शहर वापस भेज दिया और फिर अपनी साधना जारी रखने के लिए तियानजुआन पहाड़ पर लौट आया। हान ली की नाकामी से सीखने के बाद ही क्यूक्सुआन ने खुद पिहाई दायरे में घुसने की कोशिश करने से पहले पूरी तैयारी की। एक ही बार में कामयाबी हासिल की और तियानजुआन पहाड़ पर अपना रुतबा काफी बढ़ा लिया। हाल ही में तियानक्सुआन माउंटेन लौटने पर कई पुराने दोस्त उससे मिलने आए, लेकिन क्यूक्सुआन सच में नहीं आया था। हान ली ने सोचा कि वह शायद दुनिया घूमने गया होगा और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब ऐसा लग रहा था कि क्यूक्सुआन जरूर किसी मुसीबत में है। आखिर ओल्ड मास्टर का टाइटल तो सिर्फ मौत की दुनिया में ही इस्तेमाल होता था। क्यूक्सुआन तियानक्सुआन माउंटेन पर ऐसा टाइटल लेने की हिम्मत कैसे कर सकता था। सोचते हुए हान ली ने पूछना जारी रखा, भाई क्यूक्सुआन मुझसे क्या चाहता है। उस मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने इंतजार कर रहे हान परिवार के वंशजों की तरफ देखा। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। आजादी से बोलो, हान ली ने उदासीनता से कहा। कोई और रास्ता न होने पर उस मजबूत अधेड़ उम्र के आदमी ने आखिर में कहा, मास्टर को बहुत गहरी चोट लगी है और वे ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ओल्ड मास्टर हान के पिहाई रेल में कामयाब होने के बारे में सुनकर उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। मास्टर ने कहा कि जिस इंसान पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है वह आप हैं। क्या इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। हान ली चौंक गया। उसके पुराने दोस्त ने खुद को ऐसी क्या मुसीबत में डाल लिया था कि उसे इतनी गंभीर चोट लग गई। हान ली उस मजबूत अधेड़ उम्र के आदमी के हाव-भाव को ध्यान से देख रहा था और जानता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। उसने जो जानकारी दी उससे हान ली को पूरा यकीन हो गया, हालांकि वह अभी भी झिझक रहा था। हान ली ने हाथ से इशारा किया। इंतजार कर रहे वंशज ने तुरंत उस मजबूत आदमी को बाहर इंतजार करने के लिए ले गए। अरे क्या करें। हान ली के चेहरे पर फैसला लेने में मुश्किल हो रही थी। क्यूक्सुआन के साथ उनका रिश्ता जिंदगी और मौत के बीच बना था, जो 100 साल से भी ज्यादा समय तक चला। हालांकि वे पिछले 50 सालों से संपर्क में नहीं थे, फिर भी उनकी दोस्ती वैसी ही रही। अब जब क्यूक्सुआन बुरी तरह घायल हो गया था और मरने के करीब था, तो उसे बुलाने का मतलब शायद उसके आखिरी कामों को सौंपना और उसके परिवार की भलाई पक्का करना था। हान ली के लिए यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उसे चिंता थी कि कहीं इसके पीछे कुछ और बड़ा तो नहीं है। क्यूक्सुआन को बिना किसी वजह के इतनी गंभीर चोटें लगना उसके स्वभाव के खिलाफ था। क्या वह दुश्मन जिसने उसे बुरी तरह घायल किया था मर गया था। अगर नहीं और अभी भी जिंदा है तो वे क्यूक्सुआन से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, शायद गंगेवान दायरे के एक्सपर्ट भी, जिनके पीछे एक ताकतवर सिख हो। हान ली की हिचकिचाहट का यही कारण था। वह सावधानी बरतने का आदी था क्योंकि उसने 50 साल से लड़ाई नहीं की थी। हालांकि उसने पिहाई रेल 8वें लेवल के एडवांस स्टेज हासिल कर लिए थे और उसके पास 2 लोअर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट्स थे, फिर भी कोई भी एक्शन उसकी काबिलियत को सामने ला सकता था, जिससे अनचाही मुसीबत आ सकती थी। अगर दुश्मन पिहाई रेल से होता तो हान ली को भरोसा था कि वह उन्हें हरा सकता है, लेकिन अगर वे गंगेवान रेल से होते तो उसे डर था कि वह सिर्फ अपनी सुरक्षा पक्की कर पाएगा। वह न सिर्फ अपने दोस्त का बदला नहीं ले पाएगा बल्कि एक मजबूत दुश्मन का ध्यान भी अपनी ओर खींच लेगा। आधे पौने घंटे बाद हान ली बड़े हॉल से बाहर निकला। उसका चेहरा एक बार फिर शांत कुएं जैसा था। उसने बेसब्री से इंतजार कर रहे मजबूत आदमी से कहा, चलो मुझे भाई क्यूक्सुआन के पास ले चलो। यह बहुत अच्छा है। वह हट्टा-कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी बहुत खुश था। आखिरकार उसे वो बातें सुनने को मिली जिनका वो इंतजार कर रहा था। हालांकि उसने ग्रैंड हॉल के बाहर सिर्फ आधा पौना घंटा इंतजार किया था, लेकिन उसे यह सालों जैसा लग रहा था, तकलीफ से भरा हुआ। उसे डर था कि अगर ओल्ड मास्टर हान नहीं आए तो उसके मालिक को मौत के बाद भी चैन से चैन नहीं मिलेगा। जल्द ही हान ली और झांग जुआन लिंगजुन शहर से निकलकर उस शहर की ओर चल पड़े जहां क्यूक्सुआन था। झांग जुआन का दायरा नीचे था और वह उड़ नहीं सकता था, इसलिए समय बचाने के लिए हान ली उसे उठाकर ले गया। अच्छी बात यह थी कि हान ली का दायरा पिहाई दायरे के 8वें लेवल के बाद के स्टेज तक पहुंच गया था, नहीं तो यह मुश्किल होता। कोई चारा नहीं था क्योंकि क्यूक्सुआन उसका जिंदगी और मौत का दोस्त था। अब जब वह मर रहा था तो हान ली इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर उसे पता नहीं होता तो बात दूसरी होती, लेकिन अब जब उसे पता था तो उसका अपना जमीर उसे दूर रहने की इजाजत नहीं दे रहा था। बेशक हान ली किसी भी सिचुएशन को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने टॉप ग्रेड येलो रैंक का इनर आर्मर पहना हुआ था और अपनी पीठ पर सन चेजिंग बो रखा हुआ था। पिहाई रेल के 8वें लेवल के बाद के स्टेज में उसकी कल्टीवेशन और 2 पूरी प्रोटेक्टिव डिवाइन आर्ट्स में मास्टरी के साथ एक आम गैंगयुआन रेल का दुश्मन भी उसे नहीं मार सकता था। अगर गैंगयुआन रेल का कोई असली दुश्मन सामने आता तो हान ली बिना सोचे समझे खुद को आगे नहीं रखता। अपने दोस्त की तुलना में उसकी अपनी जान ज्यादा जरूरी थी। चैप्टर 10 बड़े भाई की पत्नी और बेटी की देखभाल करना। चैप्टर 10 बड़े भाई की पत्नी और बेटी की देखभाल करना। अनुवादक 5496903339। लीजो फेंगलेई मनोर। हान ली झांग जुआन के साथ आखिरकार 12 दिनों के बाद क्यूक्सुआन की जगह पर पहुंचे। उन्होंने रास्ते में कई बार आराम भी किया, जिससे हान ली लगभग थक गए थे। फेंगलेई मैनर तियानक्सुआन माउंटेन से और भी दूर था और क्योंकि हान ली ने सेफ्टी के लिए अपने क्यूईसी को 50% से ज्यादा बनाए रखा था, इसलिए उन्हें ज्यादा समय लगा। उनका अभी निधन तो नहीं हुआ है। अपने सामने के शहर को देखते हुए जो लिंगजुन शहर से कई गुना बड़ा था, हान ली ने खुद से कहा। आगे फेंगलेई मैनर शहर था जिसकी आबादी 10 मिलियन से ज्यादा थी, जिसमें कई और किसान भी थे और जाहिर है ज्यादा ताकतवर भी थे। रास्ते में हान ली ने झांग जुआन से फेंगलेई शहर और क्यू परिवार के हालात के बारे में डिटेल में पूछ लिया था। फेंगलेई शहर में 10 से अधिक गंगेवान क्षेत्र के साधक थे जो 3 प्रमुख सेनाओं से संबंधित थे और पिहाई क्षेत्र में और भी अधिक थे, 100 से अधिक, जिनमें से क्यूक्सुआन सिर्फ एक था। 20 साल पहले किसी अनजान वजह से क्यूक्सुआन ने तियानजुआन माउंटेन छोड़कर फेंगलेई शहर में बस गए, जहां उन्होंने शादी की और बच्चे हुए, जिससे क्यू फैमिली शुरू हुई। झांग जुआन पहले शिष्य थे जिन्हें क्यूक्सुआन ने 10 साल पहले संभाला था। उन पर साफ तौर पर भरोसा किया जाता था, वरना उन्हें मैसेज पहुंचाने का काम नहीं सौंपा जाता। 1 साल पहले क्यूक्सुआन बाहर से जल्दी लौटा, थका हुआ और बुरी तरह घायल। यह जानते हुए कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उसने अपने कामों का इंतजाम करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे जरूरी था किसी ऐसे को ढूंढना जिसके पास वह अपनी पत्नी और बेटी को सौंप सके। शुरू में क्यूक्सुआन के मन में कोई और था, लेकिन 3 महीने पहले जब उसे अचानक हान ली के तियानजुआन माउंटेन पर लौटने और पिहाई दायरे में कामयाबी के बारे में पता चला, तो उसने अपना मन बदल लिया और उन्हें हान ली को सौंपने का फैसला किया, जो उसका भाई था और जो स्वाभाविक रूप से सबसे भरोसेमंद था। इसलिए क्यूक्सुआन ने अपने पहले शिष्य को लिंगजुन शहर में एक संदेश देने के लिए भेजा और क्योंकि झांग जुआन बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह केवल
एक साधारण कीमती घोड़े की सवारी कर सकता था और हान ली को यह खबर देने में वह सिर्फ 1 दर्जन दिन पहले ही कामयाब हो पाया। जब हान ली ने इस बारे में सोचा तो वह झांग जुआन के साथ शहर में घुस गया और क्यू परिवार की ओर चल पड़ा। इस सीन ने भी साजिश करने वालों का ध्यान खींचा। क्यू जुआन जब मौत के बिस्तर पर था तो कुछ लोग उसकी विरासत पर नजर गड़ाए हुए थे। एक मिडल एज हाई पावर हाउस की विरासत बहुत बड़ी थी और एक विधवा और अनाथ उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। क्यू परिवार हान ली को झांग जुआन के बेडरूम तक ले गया। रास्ते में वह अपनी सांस रोके हुए था, किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था। क्यू जुआन स्वाभाविक रूप से उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसे डर था कि क्यू जुआन की बहुत पहले मौत हो चुकी है और दुश्मन उसके नाम का इस्तेमाल करके उसे यहाँ ले आए हैं। इस दुनिया में लगभग 200 साल तक जिंदा रहने के बाद हान ली को कल्टीवेशन रेल्म के खतरों का अच्छी तरह पता था। उसे सावधान रहना था, वरना एक भी गलती मुसीबत बन सकती थी। क्यू जुआन को देखकर हान ली ने आखिरकार अपनी आखिरी सावधानी छोड़ दी। क्यू जुआन बहुत बुरी हालत में था, बिस्तर पर पड़ा था, मुश्किल से सांस ले रहा था, किसी भी पल मौत के करीब था। लेकिन हान ली के आने का इंतजार करने के लिए उसने अपनी चोटों को अपनी साधना से दबा लिया था, जिंदगी से चिपका रहा, जाने से मना कर दिया। मालिक, शिशे देर से लौटा है। अंदर जाकर क्यू जुआन की हालत देखकर झांग जुआन अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह खुद को बुरा महसूस करने लगा। क्यू जुआन के शिष्य जो बाहर पहरा दे रहे थे, ये बातें सुनकर उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्हें शिष्य बनाने के बाद क्यू जुआन ने उन्हें पूरी लगन से सिखाया और उनकी देखभाल की थी। अब जब उनके गुरु मर रहे थे तो वे जाहिर तौर पर बहुत परेशान थे। इसके अलावा क्यू जुआन फेंगलेई शहर में उनका सबसे बड़ा सहारा था। क्यू जुआन की मौत के बाद वे सिर्फ बॉडी फोर्जिंग रेल्म और रिबर्थ रेल्म में होने के कारण शहर में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करेंगे। अच्छा हुआ तुम लौट आए, खासी खासी। क्यू जुआन ने मुश्किल से अपना सिर घुमाया और कमरे के अंदर मौजूद 2 लोगों को देखा। उसका चेहरा तेज उत्तेजना से लाल हो गया क्योंकि उसे अचानक होश आ गया। शिष्य, बाहर जाओ और पहरा दो, मुझे तुम्हारे योद्धा चाचा से बात करनी है। समझा। झांग जुआन तुरंत चला गया और कमरे में सिर्फ हान ली और क्यू जुआन रह गए। भाई क्यू, बहुत समय हो गया। हान ली बिस्तर के पास गया और बीमार बिस्तर पर लेटे क्यू जुआन को देखकर कुछ उलझन भरी नजरों से देखने लगा। क्यू जुआन की काबिलियत उससे कुछ बेहतर थी और हालांकि उसने बाद में सीखना शुरू किया, उसकी साधना की रफ्तार तेज थी। साधना के दायरे में जहां ताकत का सम्मान किया जाता है, हान ली उसे 100 साल से सीनियर ब्रदर क्यों कह रहा था। पहाड़ छोड़ने के कुछ साल बाद उसने सुना कि क्यू जुआन तिहाई दायरे में पहुंच गया है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी अगली मुलाकात ऐसे हालात में होगी। सच में जिंदगी की अनिश्चितता किसी को नहीं बख्शती। अब क्यू जुआन अपनी मौत से पहले बस एक छोटी सी रिकवरी का अनुभव कर रहा था और वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। वास्तव में 50 साल हो गए हैं। हान जूनियर ब्रदर भी तिहाई दायरे में चढ़ गया है, सच में जश्न मनाने की बात है। खासी खासी। क्यू जुआन के चेहरे पर भी उलझन थी, वह पुरानी यादों में खो गया और बोलते समय उसकी सांस फूलने लगी। असल में क्या हुआ, तुम्हारी ताकत के आगे फेंगलेई मैनर में ज्यादा लोग नहीं हो सकते जो तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट पहुंचा सकें। पक्का ये गंदेवान दायरे के लोग तो नहीं थे जिन्होंने कोई चाल चली। हान ली की भौहें तन गईं। क्यू जुआन तिहाई रेल्म के छठे लेयर के प्रैक्टिशनर और मेजर सेक्रेटरी यानकसुआन माउंटेन के शिष्य थे। तिहाई रेल्म के आखिरी स्टेज के प्रैक्टिशनर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और उन्हें एक शक्तिशाली तिहाई रेल्म पावर हाउस से बिना किसी नुकसान के बच निकलना चाहिए था। इतनी गंभीर चोटें लगने की तो बात ही छोड़ दें। क्यू जुआन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से कहा, यह गंदेवान दायरे से नहीं था, बल्कि तिहाई दायरे से 2 लोग थे जिन्होंने बाहरी दुनिया से मिले मेरे खजाने पर लालच किया और मुझ पर हमला कर दिया। हालांकि मैं एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें मारने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे बहुत गंभीर चोटें भी आई जो ठीक नहीं हो सकती। इसके अलावा उस सीक्रेट टेक्निक ने मेरी उम्र काफी कम कर दी और अगर मैं ठीक भी हो जाता तो भी मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 2 या 3 साल ही बचते। हान ली का गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि उसे शुरू में लगा कि क्यू जुआन को बचाने का अभी भी कोई मौका हो सकता है, लेकिन अब यह उम्मीद नहीं लग रही थी। क्यू जुआन मौत के साए में गिरा हुआ था और थोड़ी देर के होश में आने पर वह सिर्फ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बचा था। हान ली ने आह भरी। क्यू जुआन की किस्मत पर उसका पक्का यकीन था, बिना पक्के यकीन के कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। खजाने के लिए ही क्यू जुआन पर हमला हुआ और वह मारा गया और हालांकि वह सफलतापूर्वक जवाबी हमला करने में कामयाब रहा, फिर भी उसका अंत हुआ। अच्छी बात यह थी कि हमलावर तिहाई रेल्म से थे और क्यू जुआन ने उनसे निपट लिया था। अगर वे गंदेवान रेल्म से होते तो चीजें और भी मुश्किल हो जाती। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, कोई भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद क्यू जुआन ने फिर कहा, हान जूनियर ब्रदर, हमारा रिश्ता जिंदगी और मौत का है और तुम पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। अब जब मैं मौत का सामना कर रहा हूं तो मुझे सबसे ज्यादा अपनी पत्नी और बेटी की चिंता है। अगर हो सके तो मुझे उम्मीद है कि जूनियर ब्रदर उनका ध्यान रखेंगे और मेरे शिष्यों का भी अच्छा होगा कि गुरु उनका थोड़ा ध्यान रखें। अगर नहीं तो उन सबको जागीर और शहर छोड़ देना चाहिए। मैंने जो कुछ भी बचाया है वह सब यहाँ है। चाहे जूनियर भाई सहमत हो या नहीं, आपको इसे लेना ही होगा। कांपते हाथों से क्यू जुआन ने अपना हाथ उठाकर स्पेस रिंग हान ली को दे दी। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी विरासत, पत्नी और शिष्य खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे, उन्हें यह सब सौंपने से सिर्फ मुसीबत आएगी। लेकिन हान ली को अपनी समझ के हिसाब से उन्हें हान ली को सौंपकर उसे यकीन था कि हान ली उनका अच्छे से ख्याल रखेगा। इसे इतना कठिन क्यों बनाते हैं वरिष्ठ भाई? हान ली ने आह भरी और क्यू जुआन की विनती भरी नजर देखकर उसने बेमन से कहा, बेफिक्र रहिए सीनियर ब्रदर, मैं आपकी पत्नी और बेटी का ख्याल रखूंगा। अलविदा। असल में उसे स्पेस रिंग नहीं चाहिए थी। जिस खजाने की वजह से क्यू जुआन की मुसीबत आई थी वह शायद उसी के अंदर था जिससे हान ली को परेशानी हो सकती थी। परेशानी का मतलब था रिस्क और वह ऐसा नहीं देखना चाहता था। हान ली को सहमत देखकर क्यू जुआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका हाथ ढीला पड़ गया। हान ली ने हाथ बढ़ाकर क्यू जुआन की आंखें बंद की। जब आंखें फिर से खुली तो वह क्यू जुआन के शरीर को खाली आंखों से देखता रहा और एक कमजोर सांस के साथ क्यू जुआन ने कहा, अगर मेरी पत्नी मरना चाहती है तो जूनियर ब्रदर उसे जाने दे, बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की और नहीं क्यू जुआन आगे बोल सका। हान ली ने अपना मुंह और आंखें बंद कर ली और कुछ देर और इंतजार किया और फिर कहा, अब आप अंदर आ सकते हैं। चैप्टर 11 वन पिल फॉर्मूला। 11 चैप्टर 11 वन पिल फॉर्मूला। अनुवादक 5496903339। दरवाजे खुले और लोगों का रेला अंदर आ गया। झांग जुआन और कुछ दूसरे शिष्यों के अलावा 2 और लोग थे जो दोनों ही खूबसूरत औरतें थीं जो लगभग एक जैसी दिखती थीं, शायद क्यू जुआन की पत्नी और बेटी। अगर हान ली ने उन्हें कहीं और देखा होता तो उसे लगता कि वे जुड़वा बहनें हैं। दोनों जवानी के सुनहरे दिनों में सुंदर और नाजुक, एक कमजोर और प्यारी लगती है, दूसरी पवित्र और बेदाग। हान ली के हिसाब से भी मां और बेटी की सुंदरता को 90 से ज्यादा पॉइंट मिले, वे जरूर ध्यान रखने लायक थीं। हान ली उन लोगों में से नहीं थे जो किसी औरत को देखकर सीधे न चल पाए। उन्होंने बस दोनों औरतों को देखा और कहा, भाई क्यू शांति से गुजर गए और अपनी मौत के समय उन्होंने मुझे आप दोनों, अपनी पत्नी और बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और हाँ, ये शिष्य भी मेरी देखभाल में हैं। आपके बदलाव के समय में मेरी संवेदनाएं। अपनी बात कहने के बाद हान ली पीछे हट गया और सबकी हरकतें देखने लगा। उसकी नजरें खास तौर पर उन 2 औरतों पर टिकी थीं। उसे खास तौर पर यह जानने में दिलचस्पी थी कि क्या क्यू जुआन की पत्नी भी अपने पति के साथ मौत का रास्ता चुनेगी। अगर वह सुसाइड करना चाहती तो हान ली उसे नहीं रोकता। वह बस क्यू जुआन की आखिरी इच्छा पूरी करता। अगर वह ऐसा नहीं करना चाहती तो हान ली बिना मन के मां और बेटी की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लेता। खांसी उसका विलेन काउ का रोल करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। झांग जुआन और दूसरे शिष्य उसके पीछे घुटनों के बल बैठ गए, उठे नहीं, उनके चेहरे पर दुख था। उनके गुरु क्यू जुआन की मौत ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया था। शिष्यों के सामने क्यू जुआन की पत्नी और बेटी थी। इस समय क्यू जुआन की बेटी दुख से पीली पड़ गई थी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह बेबस होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसका प्यारा चेहरा दुख और उदासी से भरा हुआ था। उसका थोड़ा खुला मुंह कुछ बोल रहा था। तुलना करें तो क्यू जुआन की पत्नी के व्यवहार ने हान ली को एक नई इज्जत दी। अपनी नाजुक विधवापन और पति के हाल ही में गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। फिर भी वह ज्यादा दुखी नहीं लग रही थी, जैसे कोई फैसला बहुत पहले हो चुका हो। वह झुककर अपनी बेटी से धीरे से बात करते हुए दिलासा देने वाली बातें बोली, फिर खड़ी हुई और हान ली से कहा, महामहिम, मेरी एक रिक्वेस्ट है जिसे कहना मुश्किल है। हान ली ने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। हान ली के मन में अब भी उस हिम्मती और वफादार औरत के लिए इज्जत थी जिसने अपने पति की मौत के बाद भी साथ चलने की हिम्मत की। वह उसकी सुंदरता की वजह से उसे ऐसा करने से नहीं रोकेगा, नहीं वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके खास स्टेटस का फायदा उठाकर उसे रखेल बनाएगा। मेरे प्यारे पति, मैं आपके साथ शामिल होने आ रही हूँ। हान ली की सहमति से वह उदास होकर मुस्कुराई, फिर सिर के बल एक खंभे से टकरा गई। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा, जबकि उसका शरीर बेजान होकर नीचे गिर गया। नहीं,
तभी उसकी बेटी अपने भारी दुख से उभरते हुए दर्द से चिल्लाई। वह उसे रोकना चाहती थी लेकिन रोक नहीं पाई। वह हैरान थी, घुटनों के बल बैठी थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी मां ने अभी-अभी कहा था कि वह उसके साथ रहेगी, चीजें ऐसी क्यों हो गईं? उसने अपने पिता की लाश को देखा, फिर अपनी मां की लाश को, और मुश्किल से निकलते हुए उसने अपनी मां के रास्ते पर चलने का पक्का इरादा किया। इसे जल्दी से रोको, झांग जुआन और बाकी लोग डर के मारे चिल्लाए। इससे पहले कि वे जूनियर सिस्टर कह पाते, उन्होंने देखा कि उसे काबू में किया जा रहा है। हान ली की छवि चमकी और वह तुरंत उसके पास था। उसने उसकी सुंदर कलाई को पकड़ रखा था ताकि वह मौत की तलाश में न जाए। मुझे छोड़ दो, क्यों जुआन की बेटी लगातार संघर्ष कर रही थी। हान ली ने सिर हिलाया और आह भरी। तुम्हारे पिता को अंदाजा था कि तुम्हारी मां मौत को गले लगा लेगी और उन्होंने मुझे उसे रोकने से मना किया था। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम्हें भी मौत को गले लगाना चाहिए। उसने क्यों जुआन के मन की बात समझ ली। क्यों जुआन अपनी मौत के बाद बदनाम नाम नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी बेटी को हान ली की देखभाल में सौंपने का मतलब था कि अगर हान ली उसे रखैल भी बना ले तो भी उसके सम्मान में उसके साथ अच्छा बर्ताव होगा और वह इस कठोर दुनिया में अच्छी तरह से जी पाएगी। नहीं तो एक कमजोर औरत अकेले कैसे जी सकती थी। पिता। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, किंग युयाओं का मासूम और आंसुओं से भरा चेहरा बारिश में नहाए नाशपाती के फूलों जैसा हो गया, जिससे हान ली को कुछ महसूस हुआ। हान ली ने अपना सिर हिलाया। अगले दिनों में हान ली ने किंग परिवार के मामलों का ध्यान रखा, किंग जुआन और उसकी पत्नी को एक साथ दफनाया और किंग परिवार की विरासत पर नजर रखने वाली कुछ छोटी मक्खियों को आराम से मार डाला। जब किंग युयाओं ने पहरा दिया तो हान ली ने किंग जुआन का छोड़ा हुआ स्पेस रिंग खोला और उसमें बहुत सारा सामान मिला। 5000 से ज्यादा लोअर ग्रेड स्पिरिट स्टोन, तिहाई रेल में रहने वालों के लिए सही कई येलो रैंक पिल्स, 1 दर्जन से ज्यादा मोर्टल लेवल कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल स्किल्स और 4 येलो रैंक कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल स्किल्स। वहां बोतलों और जार का एक बड़ा ढेर भी था जो इन्हें ट्रेन से नीचे के लोगों के इस्तेमाल के लिए अमृत लग रहे थे, शायद उनके कई शिष्यों के लिए तैयार किए गए थे। हान ली ने ध्यान से जायजा लिया, स्पिरिट स्टोन्स, येलो रैंक पिल्स और झांग जुआन के इस्तेमाल किए गए येलो रैंक हथियारों को अलग रखा और बाकी को एक साथ रख दिया। अरे यह तो। इस चीज को देखते ही हान ली की आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत समझ गया कि यह क्या है, वही खजाना जिसकी वजह से झांग जुआन को लगभग जानलेवा चोट लगी थी। यह वास्तव में साधना प्रतिभा में सुधार के लिए एक गोली फार्मूला है। हान ली हैरान था, उसे पता नहीं था कि झांग जुआन ने इसे कैसे हासिल किया या यह खबर कैसे लीक हुई, जिससे तिहाई रेल से 2 हत्यारे आकर्षित हुए। अपने दाहिने हाथ में पिल फार्मूला को कसकर पकड़े हुए हान ली के चेहरे पर भाव नहीं थे। इस पिल फार्मूला की तुलना में स्पेस रिंग में मौजूद दूसरी चीजें बेकार थीं। यह कल्टीवेशन टैलेंट को बेहतर बनाने के लिए एक पिल फार्मूला था। यह कितना कीमती हो सकता है? एक अनमोल खजाना। अगर इस अकेले पिल फार्मूले की कीमत सही मायने में मापी जाए तो यह पूरे डाकियान साम्राज्य के आधे के बराबर हो सकता है। इस फार्मूले का नाम रिवर्ट पिल रखा गया था और हालांकि इसके लिए जरूरी सामान बहुत कम मिलता था, लेकिन वे सब मिल जाते थे। एक रिवर्ट पिल किसी इंसान के टैलेंट को एक ग्रेड, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्रेड तक बढ़ा सकती थी। ग्रेड 5 का टैलेंट, यह एक होलो रेल मास्टर का पोटेंशियल था, एक जीनियस। दकियान साम्राज्य का इलाका बहुत बड़ा था जो सैकड़ों अरब नागरिकों पर राज करता था, लेकिन वहां कितने होलो रियल मास्टर्स थे? 200 भी नहीं। अगर किसी बड़े ग्रुप को यह पिल फार्मूला मिल जाए और वे रिवर्ट पिल्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करें तो वे ग्रेड 5 टैलेंट की प्रोडक्शन लाइन बना सकते हैं। जोरदार साधना से वे 300 साल के अंदर डाकियान साम्राज्य को खत्म करने की ताकत रख सकते हैं। हालांकि डाकियान साम्राज्य बहुत ताकतवर था, जिसमें कई ग्रैंड मास्टर वाशियांग पहरा देते थे और यह भी अफवाह थी कि वहां सम्राट वू नाम के 2000 साल की उम्र वाले सच्चे मार्शल दायरे के राजा छिपे हुए थे। लेकिन उसे कई बाहरी चिंताएं थीं। वह उत्तरी दार्जिलिंग साम्राज्य का कट्टर दुश्मन था, दक्षिण में दानव संप्रदायों का सबसे बड़ा गुट येन्यांग संप्रदाय उस पर नजर रखे हुए था, लगातार घुसपैठ कर रहा था और लीजो में हेहुआन संप्रदाय उसकी एक ब्रांच थी। पश्चिम में बौद्ध संप्रदाय का सबसे बड़ा गुट कुरुंग संप्रदाय जो बुद्ध डोमेन की एक ब्रांच थी, हमेशा से अपनी शिक्षाओं को डाकियान साम्राज्य में फैलाना चाहता था। पिछले सम्राट कियान बहुत दबंग थे, उन्होंने बौद्ध संप्रदायों को खत्म करने के लिए डाकियान साम्राज्य में एक अभियान चलाया, उन्हें साम्राज्य से लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया। कुछ किस्मत वाले बचे लोग घबराकर कुरुंग संप्रदाय के इलाके में भाग गए। अगर डाकियान साम्राज्य में बड़े पैमाने पर अंदरूनी लड़ाई होती तो दार्जिलिंग, येन्यांग संप्रदाय और कुरुंग संप्रदाय सभी इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर हमला कर देते। यह कहा जा सकता है कि इस पिल फार्मूला में जुआन डोमेन के बड़े ट्रेंड्स को बदलने की ताकत थी। अगर डाकियान साम्राज्य इसे हासिल कर लेता और कई सदियों तक डेवलपमेंट पर ध्यान देता तो वे जुआन डोमेन में सबसे आगे निकल सकते थे। पिल फार्मूला जितना कीमती होगा उसके साथ उतने ही ज्यादा रिस्क होंगे। हान ली का हाथ जिसमें उसने फार्मूला पकड़ा था कांप रहा था क्योंकि वह अपने मन में संघर्ष कर रहा था। झांग जुआन, ओह झांग जुआन, तुमने सचमुच मुझे मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। हान ली ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना निर्णय लेते हुए कहा। इस पिल फार्मूला के रिस्क बहुत ज्यादा थे, इतने ज्यादा कि एक बार सामने आने पर हान ली उन्हें झेलने में पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा। वह बस यही प्रार्थना कर सकता था कि सिर्फ झांग जुआन और तिहाई रेल के उन 2 लोगों को ही इसके बारे में पता चले और अब जब तीनों मर चुके हैं तो जब तक वह खुद इसके बारे में बात नहीं करता किसी और को पता न चले। आखिरकार झांग जुआन को पिल फार्मूला 1 साल पहले ही मिल गया था, अगर किसी और को पता होता तो वे बहुत पहले ही यह कदम उठा चुके होते और इसे अब भी झांग जुआन के हाथों में नहीं छोड़ते। जहां तक इस बात का सवाल है कि झांग जुआन ने पिल फार्मूला कहां से हासिल किया, हान ली यह बिल्कुल नहीं जानना चाहता था, भले ही उस जगह पर अभी भी दूसरे खजाने हों। इसे सौंपना सवाल से बाहर था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे क्या लाभ होता, हान ली मूर्ख नहीं था। एक बार सौंपने के बाद वे सबसे पहले उसे चुप करा देते थे, यह पक्का करते हुए कि किसी और को पिल फार्मूला के बारे में पता न चले। हान ली जरा सी भी जानकारी लीक करने के लिए तैयार नहीं होता था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि जल्द से जल्द लिंगजुन सिटी लौटेंगे, बड़े जन्मदिन के जश्न में शामिल होंगे, फिर 1-2 दशक तक सुरक्षित रूप से विकास पर ध्यान देंगे। जब तक कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा वह सुरक्षित रहेंगे। फिर वह धीरे-धीरे फार्मूले में लिखी अलग-अलग कीमती दवाइयों को इकट्ठा कर सकता था, रिवर्ट पिल्स बना सकता था और खुद की, अपनी रकैलों की और काबिल संतानों की काबिलियत को बेहतर बना सकता था। चैप्टर 12 किंग युयाओं का स्वागत। 12 चैप्टर 12 किंग युयाओं का स्वागत। अनुवादक 5496903339। किंग युयाओं का पहरा खत्म होने के बाद हान ली ने उसे लेकर फेंगलेई शहर छोड़कर लिंगजुन शहर लौटने का प्लान बनाया। जाने से पहले हान ली ने किंग जुआन के चेलों से पूछा कि क्या वे उसके साथ लिंगजुन शहर वापस जाने को तैयार हैं, नहीं तो वह उन्हें फेंगलेई मैनर के अंदर दूसरी काउंटियों में भेज देगा। आखिर में सिर्फ झांग जुआन ही हान ली के साथ लिंगजुन शहर वापस जाने को तैयार था, बाकी लोगों को लगा कि लिंगजुन शहर बहुत दूर है और सिर्फ एक काउंटी टाउन है और दूसरे कारणों से वे जाने को तैयार नहीं थे। हान ली ने बाकी लोगों को आराम से एक काउंटी टाउन में बसाया, उन्हें कुछ खेती के सामान दिए और फिर किंग युयाओं और झांग जुआन के साथ वापसी का सफर शुरू किया। हान ली ही उन दोनों को फ्लाइट से ले गया, बस स्पीड रास्ते के मुकाबले बहुत धीमी थी। उसे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बस उसे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए समय पर पहुंचना था। अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो वह इसे टाल सकता था और कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा। वापस आते समय हान ली ने अपना कुछ ध्यान उड़ने पर, 3 ध्यान चौकन्ना रहने पर और बाकी ध्यान स्पेस रिंग पर रखा। स्पेस रिंग बनाने का सिद्धांत बहुत आसान है, मुख्य मटेरियल एक तरह का ओर होता है जिसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसे फिर एक आर्टिफैक्ट रिफाइनर से रिफाइन किया जाता है। स्पेस रिंग को बेहतर बनाने के लिए कम से कम एक प्रोफाउंड रैंक आर्टिफैक्ट रिफाइनर की जरूरत होती है और आसान नक्काशी के लिए कुछ मिलते-जुलते स्पेशल एरे सीखने होते हैं। जगह जितनी बड़ी होगी, रिफाइनिंग की जरूरतें उतनी ही सख्त होंगी। इससे पहले हान ली के पास स्पेस रिंग नहीं थी। हालांकि वे दुर्लभ नहीं हैं, वे काफी महंगी हैं और मुख्य उपभोक्ता हाई रेल और उससे ऊपर के कल्टीवेटर हैं। पहले एक इनेट रेल कल्टीवेटर के तौर पर हान ली के पास ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्स नहीं थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास स्पेस रिंग है या नहीं। किंग जुआन वास्तव में बुरा नहीं है, हान ली ने मन ही मन सोचा। हालांकि इससे उसे कोई नुकसान हो सकता था, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम थी और फायदे साफ थे। रिवर्ट पिल फार्मूला, स्पेस रिंग और उसके अंदर के रिसोर्स की तो बात ही छोड़िए, ये इतनी बड़ी दौलत थी कि उसकी दौलत लगभग दोगुनी हो गई। फिलहाल हान ली का नया स्पेस रिंग खरीदने का कोई प्लान नहीं था। 10 क्यूबिक झांग स्पेस रिंग कुछ समय के लिए उसके इस्तेमाल के लिए काफी थी। जैसे ही उसने पिल फार्मूला देखा, हान ली का दिल खुश हो गया। हालांकि उसे खुद इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने एक ऐसी समस्या का हल कर दिया जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। जब उसका साधना का लेवल काफी ऊंचा हो गया, तो वह रिवर्ट पिल को बेहतर बनाने के लिए सही सामान ढूंढ सकता था, जिसे वह अपनी रकैलों को खाने के लिए दे सकता था ताकि वे ऊंचे लोगों तक पहुंच सके और लंबे सालों तक उसका साथ दे सकें। शांत होने के बाद हान ली थोड़ा कंफ्यूज था। किंग जुआन ने यह पिल फार्मूला तियानजुआन माउंटेन के सेक्ट को क्यों नहीं दिया, इसके बजाय मौत का इंतजार किया और किसी को भेजकर फेंगलेई सिटी में उसके मरने के बाद के मामलों का ध्यान रखने के लिए कहा। अगर
सेक्ट को सौंप दिया जाता तो तियानक्सुआन माउंटेन जरूर अच्छे इनाम देता और किंग जुआन की चोटें आसानी से ठीक हो सकती थीं और भविष्य में होलोरियल मास्टर तक आगे बढ़ने की संभावना भी थी। हान ली को यह नहीं पता था कि किंग जुआन ने सच में तियानजुआन माउंटेन को पिल फॉर्मूला देने के बारे में सोचा था, लेकिन वह असमर्थ था। उसने तियानक्सुआन माउंटेन के एक अंदर के गेट वाले एल्डर को नाराज कर दिया था, जो गोल्ड रिफाइनिंग रेलम का एक सच्चा इंसान था। गुस्सा शांत करने और अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी मर्जी से तियानक्सुआन माउंटेन छोड़ने और कभी वापस न आने का वादा किया और नहीं अपने शिष्यों को सेक्ट में शामिल होने दिया। तभी एल्डर ने उसे छोड़ा। कल्टीवेशन टैलेंट को बढ़ाने वाला पिल फॉर्मूला बहुत कीमती था। किंग जुआन ने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि खबर लीक हो सकती है। अगर उसने अपने चेलों को तियानक्सुआन माउंटेन पर रिपोर्ट करने के लिए कहा, तो हो सकता है कि वे गद्दार बन जाएं और फेंगलेई शहर की बड़ी ताकतों को यह जानकारी दे दें। भले ही चेले वफादार रहे, तियानक्सुआन माउंटेन पर सुरक्षित पहुंचकर रिपोर्ट कर दें, फिर भी यह हो सकता है कि अंदर के गेट वाले एल्डर को यह पता चलने पर कि उनका चेला आ गया है, वह सबसे पहले इस मामले को दबाने के बारे में सोचेंगे। अगर एल्डर ने शिष्य को मारा नहीं भी, तो भी वह उन्हें पकड़कर जानकारी के लिए पूछताछ कर सकता था। अगर एल्डर को पिल फॉर्मूला के बारे में पता चला, तो डर था कि वह उसे छीनने और जो भी छूटे हुए हिस्से थे, उन्हें खत्म करने आएगा। बहुत सारी अनिश्चितताएं थीं और कई कारणों से किंग जुआन ने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। अगर उसका परिवार खतरे में पड़ता, तो बचाने के लिए बहुत देर हो जाती। वह सिर्फ अपनी बदकिस्मती को दोष दे सकता था। पिहाई रेल में अपनी कामयाबी के बाद उसने एक झगड़े की वजह से उस अंदर के गेट वाले एल्डर के प्यारे पोते को घायल कर दिया था। बड़े जन्मदिन के जश्न से 3 दिन पहले हान ली किंग युयाओ और झांग जुआन को साथ लेकर यात्रा से थके हुए लिंगजुन शहर लौट आए। उसने दोनों के लिए एक जैसा इंतजाम किया था। झांग जुआन हान परिवार में गार्ड कमांडर बनेगा और उसे बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स मिलेंगे। अगर वह अच्छा परफॉर्म करता, तो हान ली उसके साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर सकता था। जहां तक किंग युयाओ की बात है, तो कुछ सोच विचार के बाद उसने हान ली से रकेल के तौर पर शादी करने का फैसला किया। वह हान ली को नापसंद नहीं करती थी, बल्कि उसके बारे में उसकी अच्छी सोच थी। हान ली सुंदर था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, वह उसके साथ अच्छा बर्ताव करता था और उसके पिता का करीबी दोस्त था। क्योंकि वह हान ली के पीछे लिंगजुन शहर तक गई थी और हान परिवार में उसका कोई भरोसा करने वाला नहीं था, इसलिए उसने बस हान ली की रकेल बनने का फैसला किया और इस तरह वह सीधे मेहमान से होस्टेस बन गई। उसे किंग जुआन की कल्टीवेशन टैलेंट विरासत में मिली थी और इससे भी अच्छी बात यह थी कि उसके पास 7वें रैंक की कल्टीवेशन टैलेंट थी, जिससे उसे गंगयुआन दायरे में जाने की उम्मीद थी। फिर भी वह कभी भी किसी बड़े लीजो सेक्ट में शामिल नहीं हुई थी। तियानक्सुआन माउंटेन और हेहुआन सेक्ट का सवाल ही नहीं उठता था। स्वॉर्ड क्लींजिंग पूल में स्वॉर्ड दाव में टैलेंट की जरूरत होती थी और ट्रू सन सेक्ट सिर्फ पुरुष शिष्यों को ही स्वीकार करता था। किंग जुआन का असली प्लान था कि किंग युयाओ के 20 साल का होने का इंतजार किया जाए और ट्रू क्यू रेल में पहुंचकर उसे फेंगलेई मैनर के ग्रुप में शामिल कर लिया जाए। हालांकि यह तियानजुआन माउंटेन जैसे बड़े ग्रुप से बहुत अलग था, फिर भी यह एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन प्लान बदलावों के साथ नहीं चल पा रहे थे। हान ली को किंग युयाओ की रिक्वेस्ट पर कोई इतराज नहीं था। वह 7वीं रैंक की टैलेंट वाली औरत को अपनी रकेल क्यों नहीं बना लेता। इस तरह वह किंग जुआन की आखिरी इच्छा भी पूरी कर सकता था। किंग युयाओ न सिर्फ 19 साल की थी, बल्कि उसका लुक भी बहुत सुंदर, साफ और बेदाग था, बहुत आकर्षक था, यहां तक कि वह ली मिंगमिंग से भी थोड़ी बेहतर थी। उसने पहले कभी किसी 7वीं रैंक की टैलेंट वाली औरत को रकेल नहीं बनाया था, जो उसकी मां के लिए थोड़ी दुख की बात थी, जो इतनी कम उम्र में मर गई थी। अगर वह अभी भी जिंदा होती, तो वह अपने बेटे के फर्ज पूरे कर सकता था। किंग युयाओ और झांग जुआन को ठीक से सेटल करने के बाद हान ली पीछे के आंगन में लौट आया। उसने लगभग 1 महीने से अपनी रकेलों को नहीं देखा था और उन्हें बहुत याद कर रहा था। वह निश्चित रूप से सिर्फ विल पावर से कोई चमत्कार करने का इरादा नहीं कर रहा था। जल्द ही हान ली खुशी और आनंद के अमर दिनों का एक और दौर जी रहा था। 3 दिन बाद हान ली का 200वां जन्मदिन तय समय पर मनाया गया और पूरा लिंगजुन शहर गुलजार हो गया और जश्न उसकी पिछली रकेल की मंजूरी से कहीं ज्यादा शानदार था। लिंगजुन शहर और फेंगलेई मैनर से भी सभी सेना और अमीर व्यापारी या तो खुद आए या अपने प्रतिनिधि भेजे। किसी भी हाल में सभी ने अपनी अच्छाई दिखाने के लिए कुछ न कुछ दिया। वहां देखने वालों की भी भीड़ थी, जिससे शहर लोगों से भर गया और लोगों का समुद्र बन गया, जिससे लिंगजुन शहर और भी खुशहाल हो गया। जन्मदिन के जश्न के दिन हान ली को उनके वंशजों और अलग-अलग तरह के लोगों से बधाई मिली। उन्होंने कई फॉर्मल भाषण दिए और बिजनेस से जुड़ी अच्छी बातें की। सेलिब्रेशन के कुछ दिनों बाद हान ली ने ऑफिशियली किंग युयाओ से शादी कर ली और उसे अपनी 13वीं रकेल बना लिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह बहुत ज्यादा कामुक था, वह इस मौके का इस्तेमाल अपने मामले निपटाने के लिए करना चाहता था और फिर चुपचाप देखना चाहता था कि क्या कोई अभी भी गोली के फॉर्मूले की जांच कर रहा है। बेशक किंग युयाओ पर उसका ध्यान कम नहीं होगा, बल्कि यह और भी ज्यादा होगा। शादी की रस्म पहले से कहीं ज्यादा शानदार थी। आखिर किंग जुआन ने उसके लिए एक कीमती गोली का फॉर्मूला छोड़ा था। उन्होंने यही सोचा था, लेकिन बाहरी दुनिया में अलग-अलग अफवाहें फैली हुई थीं। अपना 200वां जन्मदिन मनाने के कुछ ही दिन बाद हान परिवार के पुराने पूर्वज ने एक और रकेल रख ली थी। रकेल को इतनी ज्यादा बार स्वीकार करना हैरान करने वाला था। हान परिवार के पुराने पूर्वज महिलाओं की संगति के इतने दीवाने थे कि आखिर में उन्हीं के कारण उनकी मौत हो गई। हान ली को इन अफवाहों के बारे में पता था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। 1 अरब साल बाद ये सभी लोग बहुत पहले ही खत्म हो चुके होंगे, तब इन बातों को कौन याद रखेगा। रात में हान हवेली में बहुत खुशी थी, हर जगह रोशनी और सजावट थी। हान ली ने दुल्हन के कमरे में जाकर देखा कि किंग युयाओ बिस्तर पर बैठी है। भले ही उसने लाल दुल्हन का घूंघट ओढ़ा हुआ था, फिर भी वह थोड़ी घबराई हुई और बेचैन लग रही थी। हान ली मुस्कुराई, पास गई और धीरे से उसका लाल दुल्हन का घूंघट उठा दिया। उसके सामने एक पवित्र, बेदाग सुंदरता और बेहतरीन आकर्षण वाला चेहरा आया और हान ली ने तुरंत अपने दिल में हलचल महसूस की। किसी समय तेल का दिया बुझ गया और शांत रात घटनाओं की सुंदर धुन से टूट गई। चैप्टर 13 मैं नैंतियन गेट पर हूं। 13 मैं नैंतियन गेट पर हूं। अनुवादक 5496903339। लगभग आधे महीने बाद हान ली आराम से बगीचे में धूप सेंक रहा था। कुछ रकेलें उसके कंधों की मालिश कर रही थीं और उसकी पीठ थपथपा रही थीं। कुछ उसे खाना और फल खिला रही थीं और कुछ औरतें अपने प्यारे डांस मूव्स दिखाते हुए शानदार तरीके से नाच रही थीं। सभी रकेलें कल्टीवेटर थीं। उनमें से सबसे कमजोर रिवर्ट रेल में थीं और कई ट्रू क्यूई रेल में थीं, जिससे उनके शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए और वे ज्यादा मुश्किल मूव्स करने में काबिल हो गईं। यह सचमुच एक अमर का जीवन है। हान ली ने कहा कि वह दिन में अपनी कई रकेलों की सेवा का आनंद लेता था और रात में वह किंग युयाओ के पास जमीन जोतने जाता था, ताकि जल्द से जल्द बीज बो सके। किंग युयाओ 7वीं क्लास के टैलेंट वाला एक कल्टीवेटर था और उसके साथ रहने से उसे 7वीं क्लास के टैलेंट वाला बच्चा होने की उम्मीद थी। तब तक वह सिस्टम से फिर से इनाम पा सकेगा। पति, मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हूँ। उसी समय किंग युयाओ, जो महल के कपड़े और सफेद स्कर्ट पहने हुए थी, आराम से चली आई। उसका एक्सप्रेशन कुछ एक्साइटेड था। वास्तव में यह बहुत अच्छा है। हान ली ने किंग युयाओ को अपने पास बुलाया और खुद महसूस करने के लिए अपना हाथ उसके पेट पर रखा। उसे सच में पता चला कि उसके अंदर एक नई जिंदगी थी, जो कुछ दिन पहले ही पैदा हुई थी। किंग युयाओ की ताकत उसके बराबर नहीं थी, इसलिए उसे पक्का नहीं था। बधाई हो बहन। लियू युएक्सिन, ली मिंगमिंग और दूसरी रकेलों ने तुरंत दिल से बधाई दी। हान ली की रकेल होने के नाते उन्होंने भी हान ली के कुछ विचारों का अंदाजा लगा लिया और हान परिवार में एक नए सदस्य को देखकर खुश हो गई। हान ली ने इन रकेलों के काम को मंजूरी देते हुए थोड़ा सिर हिलाया। उनके घर में कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। रकेलों के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे और महल में कोई खूनी झगड़ा नहीं था। बेशक छोटे-छोटे ग्रुप थे। पिहाई रेल पहुंचने से पहले उसने जिन रकेलों को लिया था, वे सभी लियू युएक्सिन के साथ थीं, जबकि पिहाई रेल पहुंचने के बाद ली गई रकेलों को ली मिंगमिंग लीड कर रहा था। दोनों औरतें बहुत अच्छे से रहती थीं और किसी भी बात पर नहीं लड़ती थीं। ली मिंगमिंग और यहां तक कि नई शामिल हुई किंग युयाओ और दूसरी महिलाओं को भी हान हवेली के कामों को मैनेज करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने इसे लियू युएक्सिन पर छोड़ दिया, जो अपने मैनेजमेंट में सही थीं। ली, किंग और दूसरी महिलाएं खेती के लिए ज्यादा खाली समय पाकर खुश थीं। किंग युयाओ से शादी के बाद हान ली ने लो प्रोफाइल रखा और 2 साल तक कोई नई रकेल नहीं रखी। इन 2 सालों में हान ली के बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो 153 तक पहुंच गई। यह काफी हद तक उसके वंशजों की मेहनत का नतीजा था, जो हान ली के इनाम के लिए कोशिश कर रहे थे। हान ली के रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से हान परिवार के वंशजों को भी कई बच्चों का आशीर्वाद मिला हुआ माना जाता था और हर नए बच्चे के जन्म पर उन्हें बहुत सारा रिसोर्स और पैसा मिलता था, जिसे हान परिवार पालता था। अगर कानूनी पत्नी और बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं थी, तो रकेल रखना इसका हल था। 45 नए बच्चों में से हान ली का हिस्सा सिर्फ 9 था। उसने पहले जो रकेलें रखी थीं, उनसे बच्चे हुए थे, जिनमें 2 जुड़वा बच्चे भी शामिल थे। ली मिंगमिंग के तीसरे बच्चे का जन्म हुआ और किंग युयाओ के पहले बच्चे का भी जन्म पिछले साल हुआ। इन 45 बच्चों में से 12 में खेती का टैलेंट था, जो कोई छोटा हिस्सा नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि हान ली की रकेलों के सभी बच्चों में टैलेंट था। हान ली को थोड़ी निराशा हुई जब किंग युयाओ के पहले बच्चे में सिर्फ 8वीं क्लास का टैलेंट था। थोड़ा निराश होने पर भी हान ली ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगले बच्चे में 7वीं क्लास का टैलेंट हो सकता है और यह कुछ ऐसा नहीं था जिस पर किंग युयाओ फैसला
कर सके। वंशजों की संख्या में बढ़ोतरी से हान ली को कई इनाम मिले। उनकी साधना में 45 साल की बढ़ोतरी हुई, उनकी उम्र में 45 साल और जुड़ गए। दर्जनों येलो रैंक एक्सट्रीम ग्रेड साधना तकनीकें, मार्शल आर्ट और यहां तक कि गुप्त तकनीकें, साथ ही दर्जनों ब्यूटी प्रिजर्विंग पिल्स भी मिली। उनकी अपनी खेती की प्रतिभा में भी बहुत सुधार हुआ। 8वीं क्लास की प्रतिभा वाले लगभग 5 और वंशजों ने उन्हें 7वीं क्लास की प्रतिभा तक आगे बढ़ने में मदद की। एक और इनाम 30 से ज्यादा टैलेंट वाले वंशजों के लिए था, जिनकी संख्या अभी 33 है। इनाम वही है जो तब था जब गिनती 20 से ज्यादा हो गई थी। हान ली ने पिहाई दायरे की 9वीं चोटी तक पहुंचने के लिए 29 साल साधना की और बाकी 36 साल की साधना पर दावा नहीं किया। एक बार जब वह ऑफिशियली पिहाई रेल के टॉप पर पहुंच गया, तो सिस्टम ने एक नया प्रॉम्प्ट दिया। ठीक उसके पिछले अंदाजों की तरह सिस्टम से मिले कल्टीवेशन साल सीधे उसे गंगेवान रेल में आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे। हालांकि इसकी लागत काफी अधिक थी, इसके लिए 100 वर्ष तक खेती करनी पड़ी। इस साधना को सिस्टम ने किकबैक के तौर पर वापस नहीं लिया। इसके बजाय इसने उनकी सफलता में मदद की। 100 साल की साधना ने उन्हें गंगेवान दायरे में आगे बढ़ने के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम किया। पिहाई रेल की 9वीं लेयर से गंगेवान रेल तक पहुंचना काफी मुश्किल है और टैलेंट की कमी सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू ट्रू युवान है। गंगेवान दायरे के नीचे जो इस्तेमाल होता है वह ट्रू क्यूआई है। हासिल की हुई और पैदाइशी ट्रू क्यूआई दोनों को ट्रू क्यूआई माना जाता है, लेकिन गंगेवान दायरे से शुरू करके साधक ट्रू युवान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। गंगेवान दायरे में पहुंचने के लिए ट्रू क्यूआई को ट्रू युवान में बदलना होगा। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काफी समय लगता है। आमतौर पर ट्रू युवान की एक बूंद में बदलने के लिए इन्हें ट्रू क्यूआई के स्ट्रैंड की जरूरत होती है और यह प्रोसेस एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से किया जाना चाहिए। जब क्यूआई सागर में इन्हें ट्रू क्यूआई का आधा हिस्सा ट्रू युवान में बदल जाता है, तो कोई भी गंगेवान दायरे में आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के समय ट्रू क्यूआई का दूसरा आधा हिस्सा अपने आप ट्रू युवान में बदल जाएगा। सीक्रेट टेक्निक के साथ भी आम टैलेंट वाले कल्टीवेटर के पास ब्रेकथ्रू थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन अगर उनके पास काफी मात्रा में स्पिरिट स्टोन या फिर मेडिसिन है जो ट्रू युवान को गाढ़ा करने में मदद करती हैं, तो वे प्रोग्रेस को तेज कर सकते हैं। अच्छे टैलेंट वाले कल्टीवेटर न सिर्फ सीक्रेट टेक्निक जानते हैं, बल्कि उन्हें कई कल्टीवेशन रिसोर्स भी मिल जाते हैं, जिससे उनके लिए गंगेवान दायरे में पहुंचना काफी आसान हो जाता है। बेशक उनका टैलेंट जितना बेहतर होगा, उनका क्यूआईसी उतना ही बड़ा होगा और इसके लिए अभी भी काफी समय लगेगा। हान ली के टैलेंट के अनुसार पिहाई रेल की 9वीं लेयर तक पहुंचने के बाद भी उसे गंगेवान रेल की सफलता की दहलीज तक पहुंचने के लिए 100 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि हान ली की उम्र इतनी लंबी थी, लेकिन वह बेवकूफी में खुद से धीरे-धीरे खेती नहीं करना चाहता था। लेते-लेते ही आगे बढ़ना कितना अच्छा है। हान ली ने मन ही मन सोचा, कुछ और साल जमा कर लो और यह खेती में सफलता के लिए काफी होगा। होश में आने पर हान ली अपनी रखैलों के साथ फालतू की बातें करता रहा। जब तक सही था, उनकी लगभग सभी जरूरतें पूरी करता रहा। बेशक इन औरतों में भी हिसाब किताब का ध्यान था और वे ज्यादा मांग नहीं करती थीं। हान ली के पिहाई दायरे के शिखर तक पहुंचने की खबर किसी को नहीं बताई गई, यहां तक कि उसकी अपनी औरतों को भी नहीं। इसलिए बाहरी दुनिया को अब भी लगता था कि हान ली एक साधक है जो अभी-अभी पिहाई दायरे में पहुंचा है, ज्यादा से ज्यादा पिहाई दायरे की दूसरी लेयर पर। हान ली यही तो चाहता था, बाहरी दुनिया को गुमराह करना, और वह दूसरों को अपने असली कल्टीवेशन लेवल के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता था। सनसनी पैदा करने की चिंता करना एक बात थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि हान ली को होने वाली समस्याओं को होने से पहले ही रोकने के लिए सावधान रहने की आदत थी। बाहर की दुनिया सोचती थी कि वह पिहाई रेल के दूसरे लेवल का कल्टीवेटर है, लेकिन असल में वह पिहाई रेल का सबसे अच्छा कल्टीवेटर था। अगर कोई छोटी सोच वाला पिहाई रेल कल्टीवेटर उसे नाराज करने की हिम्मत करता, तो वे जिंदा नहीं बच पाते थे। भविष्य में गंगेवान दायरे में आगे बढ़ने के बाद भी हान ली तुरंत इसकी घोषणा नहीं करेगा, बल्कि पिहाई दायरे की खेती के बीच के चरण को बताने का मौका ढूंढेगा और दूसरों को गुमराह करता रहेगा। इस तरह अगर पावर को उस पिल फॉर्मूले की तलाश थी और उन्हें पता चला कि वह पिहाई रेल का सिर्फ एक छोटा सा साधक था, तो वे ज्यादा से ज्यादा उसे लूटने और चुप कराने के लिए गंगेवान रेल के किसी महान गुरु को भेज सकते थे। हान ली की गंगेवान रेल कल्टीवेशन से अगर वह जीत भी नहीं पाता, तो भी उसके पास खुद को मैन्यूवर करने और डिफेंड करने का टाइम होता। अगर हो सके तो हान ली और ज्यादा खेती करना चाहता था, ताकि वह लड़ाई के मैदान में आगे निकल सके और अपने दुश्मनों को हैरान कर सके। आपको लगता है कि मैं पहले लेवल पर हूं, लेकिन असल में मैं नैंथियन गेट पर हूं। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, हान ली हान हवेली के अंदर ही रहने लगा और अपनी रखैलों के साथ एक अलौकिक जीवन जीने लगा। क्योंकि पिल फॉर्मूला के बारे में पूछने के लिए कोई नहीं आया, इसलिए हान ली को लगा कि वह बेवजह चिंता कर रहा है, लेकिन फिर भी वह सतर्क रहा।